हमने न्यूक्लिक अम्ल भी ख़त्म करा है। अब हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक टॉपिक है किसके ऊपर, उपापचयज के ऊपर। उपापचयज होते क्या है, वे रसायन जो उपापचयन अभिक्रिया, जो उपापचयन मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया रहती है उसमें उपयुक्त यूज़ होते हैं, उन्हें उपापचयज कहते हैं। ठीक है, या उससे प्रोडक्ट बनते हैं वो जो इस्तेमाल में होते हैं दैनिक हमारे दिनचर्या में, उपापचयज कहते हैं। अब उपचय क्या होता है ना, उपापचय समझने का उपचय समझना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा। तो उपचय क्या होता है, एक उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं जो दो प्रकार की होती है। उत्प्रेरित मतलब कि इनको कोई प्रेरित करता, और प्रेरित करने वाला कौन है, जो उत्प्रेरक होता है, किसको कहते हैं, एंजाइम को कहते हैं जो उत्प्रेरक करता है। तो उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं उपापचय, जो दो प्रकार की होती है, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। एक अपचय, उपचय। अपचय मतलब होता है विभेदन, या हम ये कह सकते हैं विघटनकारी अभिक्रियाएं। विघटनकारी अभिक्रियाएं जो जटिल से सरल बनेंगी। अब जटिल से सरल का उदाहरण क्या है, जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज, जो कि एक जटिल अभिक्रिया है, उससे सरल में टूट जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, CO2 और H2 और ऊर्जा। और इसमें क्या निकलती, ऊर्जा निकलती है, किसमें, एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में, अपचयन में। विघटनकारी अभिक्रिया जो जटिल से सरल घटक का निर्माण करती है और ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, श्वसनीय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करती है तो ऊर्जा मिलती है, CO2 और H2 मिलता है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है, ATP। ATP क्या है, ATP एक ऊर्जा के पैकेट्स हम कह सकते हैं, जो कि होते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन क्या होता है, एडिनोसाइन होता है जब पेंटोज शर्करा और हमारी जो नाइट्रोजन बेस रहता है, और नाइट्रोजन बेस पे भी कौन सा, नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन्स का जो हमारा पहला जो उसका समूह रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडीनाइन। एडीनाइन जो होता है, एडीनाइन और पेंटोज शर्करा का राइबोज जब जुड़ता है तो उससे बनता है एडिनोसाइन। अब एडिनोसाइन, या हम ये न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं, जो कि हमने न्यूक्लियोटाइड वाले में देखा था, तो फॉस्फेट जोड़ दिया था, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड जो है जिसमें पेंटोज शर्करा, राइबोसोम और एडीनाइन जब जुड़ता है तो उससे एडिनोसाइन बनता है। और एडिनोसाइन के साथ जब 3 फॉस्फेट जोड़ देते हैं, है ना, तो बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये कैसे ऊर्जा का यूज़ होता है, फॉस्फेट के जब बॉन्ड टूटते रहते हैं तो ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये कैसी है, कैटाबॉलिज्म, ऊर्जा निकलने वाली एक जटिल से सरल बनने वाली क्या है, विघटनकारी अभिक्रिया है कैटाबॉलिज्म। अपचयन, उपचयन क्या होती है, उपचयन होती है एनाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, जो सरल से जटिल बनाता है। अब सरल से जटिल घटक बनाता है, मतलब कि इसका एग्जाम्पल है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जब H2O और CO2, है ना, जब प्रकाश की उपस्थिति और वर्णक की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और जल और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये क्या है, एक सरल से जटिल घटक बनने अभिक्रिया है जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा युक्त होती है, ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें ऊर्जा निकल रही है, इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माणकारी अभिक्रिया बोलते हैं अपचयन को। तो उपापचय का हो गया। उपापचय से हम यहाँ पर उपापचय समझेंगे। उपापचय में 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एक द्वितीय। प्राथमिक वो उपापचय होते हैं जो कि वे पदार्थ यौगिक होते हैं जो जीवन यापन करने के लिए, जो दैनिक दिनचर्या है उसमें उपयुक्त इस्तेमाल होते हैं, जिनका कार्य पता होता है, और ये सभी सजीवों में होते हैं, जैसे कि जिनकी बिल्कुल आवश्यकता रहती है, अनिवार्य रहते हैं, बिल्कुल, है ना, आवश्यक रहते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड रह गया। ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं वे पदार्थ, वे यौगिक जो कवक, पादप और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बनाते हैं, और वे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं ऐसे पदार्थ को जो उनके उपयुक्त में नहीं होते, व जिनका निश्चित कार्य भी नहीं पता रहता, पर मानव कल्याण में वे क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मानव कल्याण में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो पादप, कवक और सूक्ष्म जीव उपापचय अभिक्रिया द्वारा ऐसे रसायनों का निर्माण करते हैं जो उनके उपयुक्त में नहीं होते, निश्चित कार्य भी नहीं होता, परंतु मानव कल्याण में इस्तेमाल होते, उपयुक्त होते हैं। जैसे मसाले हो गए, रबड़ हो गई, गोंद हो गया, है ना, और टारपिन जो तेल आता है, टारपिन, और हमारी एंटीबायोटिक्स हो गई। ठीक है, और जैसे कि नशे वाले होते हैं कोकेन और जो कैफ़ीन, ये सब रहता है जिसको हम क्या कहते हैं,
एल्केलॉइड्स हो गए, और एक जो सूजन कम करने के लिए दवा लगाते हैं जिसको हमने क्या बोला है, सूजन कम करने वाली दवा रहती है फ्लेवेनॉइड्स। तो फ्लेवेनॉइड्स हो गई, एल्केलॉइड्स हो गए, एंटीबॉडीज़ और अबरगोनटार्पिन और मसाले, ये सब क्या हैं हमारे ऐसे मान लो ऐसे सेकेंडरी उपापचयज हैं, मेटाबोलाइट हैं जो कि पादपों या कवकों द्वारा बनाए जाते हैं, पर इनका निश्चित कार्य उनके अंदर नहीं होता पर बन जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। द्वितीय उपापचयज। अब हम इंजाइम की बात करेंगे। भाई ये जो बनवा रहे हैं ये सब कौन प्रेरित करते हैं, तो इंजाइम करते हैं जो कि अभिक्रिया को तीव्र करवा देते हैं। तो क्या है, देखो इंजाइम जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं जो किसी अभिक्रिया को तेज़ी से संपन्न कर उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, उत्पाद बना। यह उपापचय अभिक्रिया को नियंत्रित, किसको नियंत्रण करे, उपापचय, जो कि अभी मैंने बताई है उपापचय अभिक्रिया, एनाबॉलिस, कैटाबॉलिस, ये सब रहती हैं। अब इसको खोजा किसने था, बुचनर ने खोजा था, जो कि जाइमेज एक कवक में इन्होंने खोज करी थी, कवक में एक जाइमेज नाम के एंजाइम की खोज करी थी। और इसी कारण जो कुन्हे या कुन्हे या कोनी ने इनका नाम है ना, उन्होंने इसका नाम दिया था इन फंजाई मतलब एंजाइम, इसको नाम दिया था लैटिन भाषा में, ठीक। कुन्हे ने नाम दिया था और बुचनर ने खोज करी थी, ठीक है, जाइमेज नाम उसके एंजाइम की, कवक में, तो कवक में खोज करी, इस वजह से कुन्हे ने नाम दिया एंजाइम, ठीक है। अब इसी ये तो हो गया। प्रकृति इनकी कैसी है, नेचर कैसा है इनका नेचर होता है, सभी जो 99% जो एंजाइम रहते हैं वे कैसे रहते हैं, प्रोटीन प्रकृति के रहते हैं। अब प्रोटीन प्रकृति के रहे जो कि अमीनो अम्ल से बने, पर एक अपवाद है, 1% जो एक अपवाद है, कौन सा है, राइबोजाइम भी एक तरह का एंजाइम है, पर ये आरएनए से बना होता है, आरएनए प्रकृति का होता है, ठीक है। और अब जो एंजाइम है वो कैसी स्ट्रक्चर के रहते हैं, तृतीय टर्शरी स्ट्रक्चर के रहते हैं, और तृतीय स्ट्रक्चर रहते हैं जिनके अंदर एक सक्रिय स्थल रहता है, जैसे एक्टिवेट साइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिव साइट बोलते हैं, सक्रिय स्थल होता है, जिनसे आकर जो हमारे सबस्ट्रेट, जिसको हम क्रियाधार बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, वो आकर जुड़ते हैं और उनके अंदर बदलाव होता है बंधों में, और फिर वो प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरीके से अभी हम देखेंगे इनकी क्रियाविधि। अब रासायनिक बदलाव होंगे उनके अंदर जब वो सक्रिय एक्टिवेट साइट से जुड़ेंगे, और जिसमें बंधों का बदलाव होता है। और ये तीव्र, अब देखो ये जो होते हैं बड़े सूक्ष्म मात्रा में उपयोगी होते हैं, और सबसे तीव्र जो एंजाइम है जो कार्बनिक अम्ल बनाता है, याद आ गया होगा, तो इसको हम जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो सबसे तीव्र काम करने वाला एंजाइम है, जो 1 सेकंड में H2O और CO2 के उसको H2CO3 में बनाता है। 1 सेकंड में 6 लाख कार्बनिक अम्ल बना देता है, 1 सेकंड में 6 लाख, ठीक है। वैसे 1 घंटे में बहुत कम बनते थे, है ना, 600 ऐसे करके, तो ये कितने बना दे रहा है, 6 लाख बना दे रहा है 1 सेकंड में, और निम्नात्र हो गया, ठीक है। अब इसकी मैकेनिक्स देखेंगे, क्रियाविधि। तो मैकेनिक्स की हम बात करें क्रियाविधि की, जिसमें एंजाइम के साथ जब क्रियाधार सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो ई और एस से एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट में क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर क्या करेगा, बंधों का बदलाव करेगा, जोड़ेगा तोड़ेगा बंधों को, और फिर प्रोडक्ट बनाएगा, एक जटिल प्रोडक्ट बनाकर, और फिर उसके बाद एंजाइम उसको क्या कर देगा, अपने अंदर से निकाल देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अवमुक्त कर देगा, और फिर से एंजाइम क्या करेगा, यही करेगा, जो क्रियाधार को फिर से पकड़ेगा, उसमें आकृति का चेंज करेगा, ये सब होता रहेगा। तो क्रियाधार हम मैकेनिक्स देखेंगे एंजाइम की किस तरह क्रियाविधि है। सर्वप्रथम क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट आकर जुड़ गया। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के आकार में बदलाव लाता है ताकि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बने, तो मजबूती से बंधने के लिए उसमें बदलाव लाता है क्रियाधार सबस्ट्रेट एंजाइम में। अब बदलाव लाता मजबूती जुड़ने में सबस्ट्रेट में अब रासायनिक बंध बनते या टूटते हैं, और नए सबस्ट्रेट जटिल उत्पाद का निर्माण होता है। तो नए सबस्ट्रेट का निर्माण हो गया है, जटिल अब उत्पाद का निर्माण हो गया। अब एंजाइम उत्पाद को अवमुक्त कर देता है, तथा एंजाइम दूसरे क्रियाधार के अणुओं के लिए तैयार हो जाता है, और इस प्रकार पुनः उत्प्रेरित चक्र जो है प्रारंभ हो जाता है। अब यही उत्प्रेरित चक्र चलता रहेगा, ठीक है। अब क्रियाधार में एंजाइम परिवर्तन लाता है, ठीक है।
और उत्पाद बनाता है, एंजाइम परिवर्तन, ठीक है, उत्पाद बना दिया। तो इसके बीच में जो भी हमारी जो अवस्थाएं आई अभी जो हमने देखा, तो उन अवस्थाओं को अस्थायी अवस्थाएं कहते हैं। तो इनके बीच में अस्थायी अवस्थाएं आती हैं। अब इन अस्थायी अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। संक्रमण मतलब कि बदलाव, जुड़ना, ट्रांजिशन, है ना, बदलाव आना। तो ट्रांजिशन या संक्रमण, या हम ये कह सकते हैं रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था आती है ना, अवस्थाएं आती हैं, ये भी कहते हैं, ठीक है, रूपांतरित संरचनात्मक या संक्रमण अवस्था या ट्रांजैक्शन स्टेट। अब ये जो है, तो ये हमने एक चीज़ देख ली, तो इनके बीच में जो अवस्था है ट्रांजैक्शन, संक्रमण या संरचनात्मक रूपांतरित अवस्थाएं बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सक्रियण ऊर्जा क्या, एक्टिवेशन ऊर्जा की जो संकल्पना है वो कैसे। देखो एक्टिवेशन ऊर्जा मतलब कितनी ऊर्जा, इन सब में ऊर्जा ही तो लग रही है, एंजाइम और इसमें जुड़ रही है, ठीक है। तो जब इन सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है और प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें जो ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, सबस्ट्रेट एनर्जी, ठीक है। तो हमने एक ग्राफ खींचा है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और किसके बीच में, जो दर है उसके बीच में। तो जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, उसमें जब एंजाइम ही है, मतलब एंजाइम की उपस्थिति नहीं है, उस वक्त ऊर्जा जो है वो सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। जब एंजाइम आ जाता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिलकर जब वो प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है ना, और एंजाइम तेज़ी से क्या करता है भाई, प्रोडक्ट बनवा देता है। तो इस ग्राफ से पता चलता है कि एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, ठीक है, याद रखना। अब एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, जो इन क्रियाविधि, जो बनने के एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है उनके प्रोडक्ट बनने की जो क्रियाविधि, इसको जो क्या करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। पहला है तापमान, और तापमान और पीएच। पीएच क्या है, वही जो अम्लीय और माध्यम जो है ना, पीएच कहते हैं उसे, अम्लीय हो या क्षारीय, तो उससे फ़र्क पड़ता है किसको, एंजाइम को। क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीनी प्रकृति का तो है। अगर तापमान में कमी होगी या ज़्यादा होगा तो उससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलेगा, तो स्ट्रक्चर बदलेगा तो फिर अच्छे से एंजाइम काम नहीं करेंगे। एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो पाचन तंत्र में और भी जितने भी उत्पाद हमारे शरीर में बनने हैं वो ढंग से नहीं बनेंगे। तो जब मान लो बीमार हम होते हैं, तबीयत ख़राब होती है, तो उस वक्त जब सर में दर्द या बुखार सा होता है, तापमान गर्म रहता है, उस वक्त पर एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो दवाइयों का असर है, जो खाना पीना है, वो देरी से क्या होता है, उसका क्या कहते हैं उसे, उपचयन अपचयन होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो इसी वजह से हमें कमज़ोरी लगती है जब तापमान हमारे शरीर का ज़्यादा रहता है। कम होगा तो जब भी वही है ना, एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेंगे। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। तो इन सब का क्या रहता है, एक इष्टतम रहता है, इष्टतम ताप और पीएच रहता है, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, क्रियाधार जो सबस्ट्रेट है उसकी क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन या सांद्रता, है ना, अधिकता, कि जितनी ज़्यादा अधिकता होगी किसकी, क्रियाधार की, उतना ही क्या होगा, एंजाइम धीरे धीरे काम करने लगेगा, एंजाइम को टाइम लगने लगेगा। और जितने होंगे उतने ही तो मतलब एंजाइम कर पाए। मान लो 4 एंजाइम है तो 4 ही तो क्रियाधार को बना पाएगा। अगर ज़्यादा होंगे क्रियाधार सबस्ट्रेट तो एंजाइम क्या होगा, फिर धीरे धीरे काम करेगा या आराम आराम से उत्पाद बनेंगे। तो क्या है, सांद्रता किसकी, क्रियाधार सबस्ट्रेट की। तो अभी हमने इतनी चीज़ देखी है।